स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज चैनल पर। आज 20 फरवरी और शनिवार का दिन है। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इसी के साथ में पहली बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से कहा कार्यक्रम में तब तक बीजेपी नेताओं को न बुलाए जब तक कि सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध खत्म नहीं हो जाता। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध जारी है। इसे लेकर किसानों ने गुरुवार को शांतिपूर्वक रेल रोको आंदोलन किया था। किसान यूनियन ने हाल ही में मुजफ्फरनगर के सिसोली में एक पंचायत का आयोजन किया। इसमें आग्रह किया कि लोग अपने पारिवारिक समारोह या कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं को आमंत्रित न करें। ऐसा तब तक करने के लिए कहा गया जब तक कि सरकार किसानों के बीच का गतिरोध खत्म नहीं हो जाता है। किसान आंदोलन के मद्देनजर नेताओं को लोगों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सिसोली की पंचायत बुधवार की शाम को 4 घंटे से ज्यादा चली। इसमें आंदोलन के विभिन्न पहलुओं, गन्ने की दर में वृद्धि नहीं होने के मुद्दे पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 86वें दिन में प्रवेश कर गया है। इन कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बड़ी संख्या में किसान सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो सरकार भी कानून वापस न लेने पर अड़ी हुई है। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस और बीजेपी को लेकर है, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि 11 दिनों से लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण यह सरकार देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है। ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण भाजपा को यदि भयंकर जनलूट पार्टी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति यानी कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस ने मांग की है कि जनहित में पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती की जाए। रणदीप सुरजेवाला ने आगे ये भी कहा कि आज की स्थिति यह है कि पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए के आंकड़ों को पार कर गया है। सुरजेवाला ने सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा है कि आज आम जनता कह रही है कि मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। और जहां तक सवाल है अगली बड़ी खबर का, तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर है, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव में अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने अमित शाह को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पार्टी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में बीते लोकसभा चुनाव के समय से ही नाम लिए बिना ही बुआ भतीजा की जोड़ी को निशाना बनाते रहे हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी इन हमलों के केंद्र में है। केंद्रीय नेताओं की बात छोड़ भी दे तो हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे पूर्व मंत्री भी लगातार अभिषेक पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब खासकर अमित शाह के मौजूदा 2 दिवसीय कोलकाता दौरे के समय ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर पलटवार शुरू कर दिया है। राज्य के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना की एक रैली में बीजेपी के सत्ता में आने की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान लागू करने और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण समेत ढेरों वादे तो किए ही एक बार फिर बुआ भतीजों की जोड़ी पर हमला किया। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी जिले के पैलान में एक रैली को संबोधित किया। उसमें अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। भतीजा अभिषेक बनर्जी पर हमले के जवाब में ममता ने अमित शाह के बेटे पर निशाना साधा। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर है, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री ले रही ओवैसी की AIMIM पार्टी ये 25 जिले हैं निशाने पर। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव होने से पहले ही दिलचस्प बन गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM एंट्री कर रही है। लेकिन पार्टी का प्रदेश में निकाय चुनाव में एंट्री का तरीका बिल्कुल अलग होने वाला है। दरअसल AIMIM ने एक सर्वे कराया है और सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से पार्टी इस बार मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, सिर्फ 10 से 12 पार्षदों को ही चुनाव के मैदान में उतारेगी। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में बड़े सियासी दलों की साख तो दांव पर है ही, साथ ही अब AIMIM भी मध्य प्रदेश में एंट्री मार रही है। AIMIM केवल इंदौर में ही चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि इंदौर के साथ वो प्रदेश के 25 जिलों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने नगरीय निकाय इलेक्शन का प्रभार हैदराबाद नगर निगम के पार्षद सैयद मिनहाजुद्दीन को सौंपा है। वे बीते दिनों इंदौर का दौरा कर चुके हैं। उन्हीं की देखरेख में ही सर्वे हुआ है। इतना ही नहीं, चुनाव में प्रचार के लिए खुद असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश जाएंगे। AIMIM ने इंदौर में खजराना, चंदन नगर, आजाद नगर, ग्रीन पार्क, बम्बई बाजार जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाकों में पार्षद पद के उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन कई दूसरे शहरों में मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों को भी मैदान में उतारने की तैयारी है। इससे पहले
MIM को महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसके बाद ओवैसी देश भर में मुसलमानों का बड़ा चेहरा बनने की तैयारी में है। वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में भी स्थानीय चुनाव के रास्ते के जरिए एंट्री कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा को लेकर है, जहां साध्वी प्रज्ञा की तबीयत खराब, एम्स में करवाई गई भर्ती। मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तबीयत खराब होने के बाद शुक्रवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कार्यालय ने जानकारी दी है कि बीजेपी सांसद के डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार प्रज्ञा ठाकुर को एम्स के प्राइवेट वार्ड में रखा गया है और खुद एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में टीम उनकी देखरेख कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बीजेपी सांसद की तबीयत स्थिर है, यानी ठीक है। 2 महीने पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिसंबर में एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस समय वे कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। अगली बड़ी खबर बीजेपी के कार्यकर्ता को लेकर है, जहां कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने 19 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पर्यवेक्षक और हुगली जिले की महासचिव पामेला गोस्वामी और उनके दोस्त परवीर डे को गिरफ्तार कर लिया। इन पर ड्रग्स रखने का आरोप है। इनके पास से कथित तौर पर 2 ग्राम कोकीन भी बरामद हुई। दोनों को न्यू अलीपुर के एक कैफे के सामने से गिरफ्तार किया गया। पामेला को सुरक्षा भी मिली हुई थी। जब वे गिरफ्तार हुई उस वक्त भी उनकी कार में सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। और जहां तक बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर भाजपा के लिए दुख भरी हो सकती है। जहां हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागी कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से होगा शुरू। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के बदले सियासी माहौल में भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से कर रही है। उम्मीद है कि 8 मार्च को सरकार के खिलाफ विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। सत्र की शुरुआत से 1 घंटा पहले अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दिया जा सकता है। विपक्ष से अविश्वास प्रस्ताव मिलने पर अध्यक्ष पहले उस पर अध्ययन करेंगे और इसके बाद वे सत्र में शामिल सभी विधायकों को इसके बारे में सूचित करेंगे। नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव तभी दाखिल होगा जब कम से कम 18 विधायक इसके समर्थन में होंगे। विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस द्वारा मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने की मंजूरी विधानसभा अध्यक्ष को देनी पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर है, जहां अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। बोले जहां बेटियां सुरक्षित नहीं वहां निवेश कैसे होगा। उन्होंने पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्नाव की घटना का जिक्र करते हुए सरकार से पूछा कि आखिर राज्य में क्या हो रहा है। उन्नाव में लगातार घटनाएं हो रही है और इनका जिम्मेदार कौन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्नाव के असोहा थाना अंतर्गत बबुरहा गाँव में बुधवार शाम पशुओं के लिए चारा लेने गई 3 दलित किशोरियों में से 2 संदिग्ध अवस्था में मरी हुई मिली, जबकि एक अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रदेश में बेटा सुरक्षित नहीं है वहाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ कौन निवेश करने आएगा। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्नाव की 3 दलित बहनों के लिए न्याय की मांग करने व सांत्वना देने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल उनके परिजनों से मिला। पहले हाथरस की एक बेटी, फिर बदायूं की एक माँ और अब उन्नाव की बहनें। आज पर आज में कोई भी नारी सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए आगे ये भी लिखा कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।